गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू पाठशाला। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बीएचयू का फॉर्म आ गया है और भी यूनिवर्सिटी जिसमें बीएचयू के पीजी के एग्ज़ाम होंगे, जो एमए हिस्ट्री को लेके होंगे, उनके फॉर्म आ गए हैं। आई थिंक आप लोगों ने कुछ लोगों ने भर भी दिया होगा। तो अब हम वही बात करेंगे कि हमें एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, किस टेक्निक से क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हैंडल करना है, और जो क्वेश्चन पेपर है ये कैसे, जो पूरा सिलेबस है जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा रहा है वो कैसे कंप्लीट किया जाए, ठीक है। और जो चीज़ें हैं जिससे हमारा क्वेश्चन पेपर आसानी से हल हो सके और हमारा सिलेक्शन हो सके जिस भी यूनिवर्सिटी में चाह रहे हैं, चाहे फिर वो बीएचयू हो, जेएनयू हो, डीयू हो, जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हम अच्छे से सिलेक्शन कर सके और अच्छे से रैंक आ सके, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हम जो चीज़ डिस्कस करने आज आए हैं कि हमारा जो एमए का एंट्रेंस है वो जो और जितनी भी यूनिवर्सिटियां करा रही हैं, कैसे करा रही हैं, उनका सिलेबस क्या है, उसी सिलेबस पे हमारा एक पेड कोर्स भी चलाया जा रहा है बीएचयू पाठशाला के थ्रू, जिसपे एमए हिस्ट्री का कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें आपको एक पूरा कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है, जिसे आपका चाहे जेएनयू का हुआ हो, चाहे बीएचयू का हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, डीयू का, पूरा सिलेबस आप आसानी से कवर कर सकते हैं और अच्छे से एग्जाम एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। हमारे जो पेड कोर्स है, ये नंबर है हमारा जिसपे आप कॉल करके मतलब पेड कोर्स खरीद सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जिसपे आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस का जो पूरा एक पीडीएफ है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल भी हम अवेलेबल रखे हैं, जिससे आपको आसानी होगी और अच्छे से हमारी क्लासेस रन हो रही हैं। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो एमए हिस्ट्री को लेके जो भी करियर है आपका या जिस भी यूनिवर्सिटी से करना है आप अच्छे से कर सकते हैं। आज हम जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस का, वो क्वेश्चन पेपर कैसे सॉल्व करें, किस टाइप से कहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। जिसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करें उसकी क्या टेक्निक होगी और कैसे मतलब अगर उसका आंसर नहीं आ रहा है तो हमें कहाँ तक, अगर हमारा तर्क लग रहा है तो हम कहाँ तक उसको सही जो हल लगे, कैसे सही आंसर तक पहुँचे, ये मेथड आज जानना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट ईयर का क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं उनके आंसर कैसे सही करें और कैसे मतलब जो सही आंसर है उसको कैसे फाइन करें, और जो चीज़ें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ये क्वेश्चन पेपर देख के एक आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो सिलेबस कहाँ से कवर किया गया है, कितना किया गया है, और आपका अभी कितना पोर्शन बाकी है जो आपको सिलेबस में ऐड करना चाहिए, या जो आपका बचा हुआ अभी पोर्शन है वो आपको पढ़ना है। चलिए अब हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि द वर्क ऑफ चचनामा वाज ट्रांसलेटेड बाय, चचनामा के अनुवादक कौन है। तो आप जिसको भी आंसर अगर पता होगा तो वो जाहिर सी बात है अबू बकर कुफी कर देगा। इन्होंने फारसी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेट किया है। फारसी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेट किया है। और अभी हमें ये पता चल जा रहा है कि इसके आंसर ये हैं, ठीक। लेकिन जो और भी राइटर हैं जैसे अलबरूनी है, जियाउद्दीन बर्नी है, अबुल फजल हैं, ये किससे रिलेटेड हैं, इनसे भी तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू हम 4 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मेथड होना चाहिए जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, फिर आप चाहे नेट जेआरएफ के लिए कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहे हो, ये एक बात आप जरूर ध्यान रखिए, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के मेथड से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, आपके जो मोस्टली ऑप्शन है वो क्लियर हो जाएंगे कि आप ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है या ये ऑप्शन किससे रिलेटेड है, इस ऑप्शन से और कौन कौन से क्वेश्चन रिलेटेड है। इससे आप करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। जो चचनामा है इसके फारसी अनुवादक ये हैं, ठीक है। अब अलबरूनी कौन है, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट ऑप्शन है अलबरूनी। तो अलबरूनी का लेखक कौन है, अलबरूनी लेखक है, उनकी पुस्तक कौन है, तो इनकी पुस्तक है किताबुल अल हिंद, ठीक। फिर हमारा जियाउद्दीन बर्नी है, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख फिरोज शाही है, ठीक है। और अबुल फजल का आईने अकबरी है। तो इससे क्या है कि हमें 3 किताबों के नाम पता चल रहे हैं चचनामा के थ्रू, ठीक है। चचनामा के अबू बकर कुफी हो गए, लेकिन अलबरूनी का
अलवरूनी का किताबुल अल हिंद है जिसको 80 अध्याय भी कहा जाता है, ठीक है। और जियाउद्दीन बनी का तारीख फिरोज शाही है, और अबुल फजल का आईने अकबरी है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा युग्म मेलित नहीं है। इसमें कुछ राइटर है, उनकी बुक है, जो उनकी क्रिएचर है उसके बारे में बताया गया है। जैसे हम देखें अबुल फजल का आईने अकबरी है, तो इसमें क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले हमको ध्यान रखना होता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आप हमेशा जल्दबाजी में कभी ये मत करिएगा कुछ भी टिक कर दीजिए, आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है। हमारे हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट इनफ होता है, आप उस पर रीड करिए। विच इज द नॉट पेयर इज नॉट करेक्टली, इसमें क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट मतलब जो सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे अबुल फजल का आईने अकबरी सही है, कालिदास का मृच्छकटिका, ठीक है। मृच्छकटिका जो है ये कालिदास की रचना नहीं, ये शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है, शूद्रक की, ठीक है। अगर आपको ये पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये मृच्छकटिका जो है वो शूद्रक की रचना है। कालिदास की विभिन्न रचनाएं हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभवम है, ये बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कालिदास की है, तो ये नहीं है। फिर जयदेव गीत गोविंद के लेखक है। भाष्य का स्वप्नवास दत्त, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत कौन है, ये। तो ये हमें ध्यान रखना है। आपको मैं आप मोस्टली अगर क्वेश्चन पेपर जब भी कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, आप मोस्टली राइटर और उनकी बुक को बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बेसिकली ध्यान देना है कि जब भी आप राइटर्स, चाहे वो मिडाइवल के हो, चाहे एंशिएंट के हो, चाहे मॉडर्न टाइम के हो, या मॉडर्न टाइम के न्यूज़पेपर्स के एडिटर हो, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के राइटर हो, उनके स्टेटमेंट हो, आप उसको अच्छे से लिखिए, उन पे नोट्स बनाइए और उनको बाकायदे आप पढ़िए, क्योंकि हर बार बुक से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन तो आपको पूछने ही हैं। तो इससे अगर आपने प्रिपेयर किया है तो वो क्वेश्चन आप इजी कर ले जाएंगे, ठीक। फिर हम देखेंगे कि विच आर्टिस्ट पेंटेड द फेमस पेंटिंग लास्ट सपर, ठीक है। लास्ट सपर है, किस चित्रकार ने सुप्रसिद्ध ये लास्ट सपर पेंटिंग बनाया था, ठीक। अगर आपको पता होगा तो मोस्टली इसमें जानते हैं कि मोनालिसा की भी पेंटिंग किसने बनाई थी, लियोनार्डो दी विंची, ठीक है। लियोनार्डो दी विंची, अगर इसके बजाय पे मोनालिसा लिखा होता तो आपको भी ये कंफर्म हो जाता कि लियोनार्डो दी विंची है, ठीक। अब ये 3 है, ये इसमें से एक शिल्पकार है, दंते लो और मैकियावेली भी एक राइटर वगैरह है, और इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बुक के बारे में, और ये भी राइटर है। तो इससे आपको क्या पता चल गया कि ये जो शिल्पकार है, जो मूर्तिकार है, वो लियोनार्डो दी विंची है। और बाकी और जो चीज़ें इसमें अध्याय है, एक वास्तुकार या मूर्तियों से बनाते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाली मेथड को जरूर देखिए। फिर क्वेश्चन 4 नंबर का है, हु इज द फाउंडर ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन इंडिया, भारत में चिश्तिया सिलसिला किसने स्थापित की। इसमें जाहिर सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन आप इसमें से अगर श्योर नहीं है तो आप कैसे जानेंगे। तो अगर आपको आंसर पता होगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर में स्थित है, इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये भारत में चिश्तिया सिलसिला के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन ये बागी के जो 3 हैं ये कौन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो निजामुद्दीन औलिया है, इनका दिल्ली में मस्जिद भी है निजामुद्दीन औलिया का, ये इनका स्टेटमेंट बहुत फेमस है, दिल्ली ये भी दूर है, ये गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में इन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये उस फेमस डायलॉग से रिलेटेड है, निजामुद्दीन औलिया। बाबा फरीद 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत आए थे, और ये भी सूफी संत थे। कुतुबुद्दीन चिश्ती, इनका भी जो मकबरा है, जो मस्जिद है, इनके दिल्ली में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्टली जैसे सुहरावर्दी हो गया, कादरी हो गया, ये जो विभिन्न सूफी चिश्ती सिलसिला है, आप इनको भी लिखिए। इनके संस्थापक कौन है, बहुत सारे जो बादशाह हैं, सुल्तान हैं, दिल्ली सल्तनत के हुए या चाहे मुगल टाइम पीरियड के हुए, उससे रिलेटेड हैं, तो आप उनके भी नाम लिखिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन है, अकबर के टाइम पीरियड में अकबर शेख सलीम चिश्ती को मानता था, वो भी इसी संप्रदाय से जुड़े हुए शेख थे। उनका जो मकबरा है वो फतेहपुर, और फतेहपुर में ही उनके मकबरे में या उनके दरगाह में ही सलीम का जन्म हुआ था। सलीम अकबर का पुत्र है। तो आप इससे रिलेटेड चीज़ें हिस्ट्री की जो हैं उसे आप रिलेट करिए, रिलेट करेंगे तो आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। ये अकबर का जो पुत्र है, इसलिए उसका नाम सलीम रखा गया था, क्योंकि वो शेख सलीम चिश्ती के दरगाह में पैदा हुआ था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन रीड करना है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन फ्रेंच हु स्टेट आई फाउंड द क्राउन ऑफ फ्रांस लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड आई पिक अप इट माई विथ सॉर्ड। मतलब ये कहा जा रहा है, ये स्टेटमेंट है, मैंने बोला है जो भी राजा हैं, जो भी हिस्टोरियन है, उनके स्टेटमेंट को आप अच्छे से ध्यान रखिए, जल्दी से उनको, मतलब आप जो भी स्टेटमेंट पढ़ते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करिए, नोट्स में अलग से लिख लिया करिए कि ये इनका स्टेटमेंट है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट है, क्रांति के पश्चात फ्रांस के किस नेता ने ये कहा था कि फ्रांस के जो राज मुकुट है उसको जमीन में गिरते हुए देखा और तलवार के जरिए उठाकर उसने धारण किया। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट जो है आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है? आप ऑप्शन देखिए, लफायते हैं, नेपोलियन है, दाते हैं और मारा है। तो इसमें आपको पता है कि ये नेपोलियन का टाइम पीरियड, नेपोलियन का स्टेटमेंट है। बाकी और जो ये अब ये दाते हैं, ये कोई मतलब युद्ध या शासक तो है नहीं जो इस तरीके का कार्य करेंगे, ये भी हट जाएंगे। लफायते का भी अलग एक रोल है। ठीक, लफायते का भी एक अलग रोल है, तो वो नहीं होंगे। और नेपोलियन जो है वो एक ऐसा शासक था जिसने फ्रांस को एक ऐसी स्थिति से उबारा जो आगे चल के फ्रांस और विश्व विजेता बनने की कल्पना करता है। और उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था, अब नेपोलियन की अगर हम नेपोलियन को टॉपिक लेते हैं तो नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था जो है वो कैसी थी, उसका किन किन समय कौन कौन सा युद्ध हुआ, वाटरलू का, लाई चिंपिंग का युद्ध कब हुआ, जो विभिन्न युद्ध वो लड़ रहा है, किस युद्ध में उसकी पराजय हुई, किस युद्ध में उसकी विजय हुई। तो एक टॉपिक से आप उस जितने भी रिलेटेड पॉइंट होते हैं आप उसको लिखिए, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। हमारा जो पीडीएफ या मटेरियल हमने दिया है उसमें यही चीजें आपको क्लियर कर दी गई ताकि आप आसानी से आप उन किताबों में जो मतलब जितना आपको कॉन्सेप्ट पढ़ के समझने में लगेगा, आपको इजी वे से वो सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं कि क्या क्या चीजें किन के टाइम पीरियड में हुई, किससे हुई, किस युद्ध में विजय हुई, कौन सा युद्ध किस वर्ष हुआ, और युद्ध के पश्चात क्या क्या संधियां थोपी गई हैं, जैसे जर्मनी के रिलेटेड संधियां, ईरान, और अगर हम और बात करें तुर्की के साथ जो संधियां हुई हैं विश्व युद्ध की बाद के, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ये सारी चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर रॉबर्ट बायल किस क्षेत्र में उल्लेखनीय आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? इसमें बताया जा रहा है कि जो इनका इन्वेंशन है वो किस फील्ड में है। तो बेसिकली आप जो ये जानेंगे जिन्होंने अगर हिस्ट्री का, अगर ये 15 चैप्टर का वर्ड हिस्ट्री में आता है, एक अगर आप देखेंगे 5th या 4th चैप्टर में आता है कि जब 15वीं 16वीं शताब्दी में जो खोजें हो रही हैं वो कौन कौन कर रहा है, विभिन्न वैज्ञानिक, क्योंकि आफ्टर रेनेसां बहुत ज्यादा मतलब एक फिर से पूरा स्ट्रक्चर ही नया हो रहा है, तो कौन किस फील्ड में स्टडी कर रहा है, किस फील्ड में इन्वेंशन हो रहे हैं, चीजें कैसे विस्तार हो रही हैं, समुद्री खोजें हो रही हैं, विभिन्न चीजों पे लिखा जा रहा है, उनका आविष्कार किया जा रहा है, मशीनों का निर्माण किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको देखना रहेगा। ये रसायन विज्ञान के मतलब खोज करता है, इनका जो आविष्कार है वो रसायन विज्ञान में है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दीवाने कुल प्रभारी था। दीवाने कुल प्रभारी, दीवान, अगर कहीं भी दीवान शब्द आता है, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना है कि ये टैक्सेशन से या राजस्व से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेवेन्यू आराम से समझ सकते हैं कि जो दीवान शब्द मोस्टली यूज किया जाता है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है। उसके आगे के जो अब अधिकारी होते हैं वो मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन या फाइनेंशियल में लोअर लेवल के ऑफिसर होंगे या अपर लेवल के ऑफिसर होंगे। ठीक है, तो आखिर का जो शब्द है जैसे कुल है तो यहाँ राजस्व का हो जाएगा, लेकिन अगर इसके आगे और भी रियासत कर दिया जाए, मुबारिक कर दिया जाए, या और भी जितने ऑफिसर के नाम लिए जा रहे हैं, आप बेसिकली ऑफिसर को ध्यान रखिए और उन ऑफिसर से जिसको जैसे आर्मी का हेड देखा जा रहा है, जिसको फाइनेंशियल सेक्टर का हेड देखा जा रहा है, आप उसी से रिलेट करिए, तो इससे आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने को आसानी मिल जाएगी। फिर निम्न में से कौन सा धार्मिक आंदोलन नहीं था? इसमें क्वेश्चन क्या ध्यान देना है, धार्मिक आंदोलन नहीं था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिलीजियस मूवमेंट? इसमें यहाँ कह रहा है नॉट अ, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और रीड करिए, उसमें जो अगर नॉट लिखा है तो आप तुरंत कैप्चर करिए कि इसमें पूछ रहा नहीं है, और अगर नॉट नहीं लिखा है तो आप समझिए कि इसी से रिलेटेड पॉइंट ही है। तो जैसे अब अलीगढ़ सुधार आंदोलन, अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान का ये आंदोलन था, ये मुस्लिम इस्लाम धर्म में सुधार के लिए किया गया था। फिर स्वाभिमान आत्मसम्मान आंदोलन, ये देखने से ही लग रहा है कि ये कोई धार्मिक आंदोलन नहीं है, जिसे, और हालांकि ये सही आंसर भी है कि स्वाभिमान आंदोलन ही धार्मिक आंदोलन नहीं था, तो ये आंसर करेक्ट है।
फिर हम अकाली आंदोलन देखेंगे, ये पंजाब के क्षेत्र में चलाया गया था। और सिंह सभा है, ये भी पंजाब के क्षेत्र में चलाया गया है। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि जो ये तीनों जो है ये धर्म से रिलेटेड है, सिख धर्म से रिलेटेड है, इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। इसका मतलब ये धार्मिक आंदोलन है। और जो आत्मसम्मान स्वाभिमान आंदोलन है ये धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, निम्न में से किस सुल्तान ने सुल्तान ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली ले आया। अब इसमें ये देखना है कि इसमें 4 सुल्तान है। ठीक, अब 4 सुल्तान, आपको 4 ऑप्शन से ये पता करना है कि वो सुल्तान जो है वो कौन कौन है, कौन कौन सा टाइम पीरियड है। ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर बहुत लोग आप मोस्टली बेसिकली आप देखेंगे, यूपीएससी की मैं बात करूं या जेआरएफ की बात करूं तो मोस्टली आपको यही बताया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आप एक के बजाय 4-5 प्रिपेयर करते हैं, उन 4-5 से रिलेटेड आप और प्रिपेयर करते हैं, तो ये पूरी चेन बन जाती है जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि किस सुल्तान ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया। ठीक, इसमें आंसर क्या, अब हम कैसे देखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ऐसा कोई विवरण नहीं देता है। अब गयासुद्दीन तुगलक है कौन, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक है, सबसे पहला शासक था ये। ठीक, उसके बाद का शासक कौन है, हम जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, जौना खा था। ठीक है, इसने भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके बारे में कोई एविडेंस मिली हो। होली खेलता था और जिसकी 4 वो योजनाएं वो फेमस है। ठीक, फिर इसके बाद इनका नंबर आता है फिरोज तुगलक का। ठीक, फिरोज तुगलक ही जो है ये अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाते हैं। इन्होंने कई स्थलाकृतियां निर्माण कराई हैं, कुछ नगर बसवाए हैं, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में राज्य का विस्तार नहीं हो रहा है, इन्होंने राज्य को सुदृढ़ करने का कार्य किया है। और आप देखेंगे इनके जी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो इनको निरंकुश कल्याणकारी शासक कहा गया है, तो आप समझ सकते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी का अगर हम देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी इनसे पहले है, तो इससे ये आंसर पता चल जाता है कि अगर आप इन चारों के बारे में पता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि फिरोज शाह तुगलक है। ठीक, फिर हम 10th क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन द फर्स्ट द मेंशन ऑफ द ऑल 4 वर्णस इज फाउंड इन। ठीक है, इसमें ये पूछा जा रहा है जो वर्ण सिस्टम है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, ये सबसे पहले इसका उल्लेख किस जगह किया गया था। हमारे जो क्लासेस है उसमें भी ऑलरेडी बताया गया है, बहुत सारी चीज़ें हमारा काफ़ी कुछ जो अभी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं इसमें मोस्टली चीज़ें हमारे यहाँ सिलेबस कवर हो चुकी है, तो आप अच्छे से ज्वाइन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे वर्ण के 4 वर्णों की व्यवस्था के बारे में जो है, चारों वर्ण के बारे में, ठीक है, चारों वर्ण के बारे में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल में मिलता है। अगर आपको ये पता है तो आप तुरंत बता सकते हैं। और ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण सामवेद का ये अजुर्वेद है, अजुर्वेद के शुक्ल पक्ष और कृष्ण अजुर्वेद है, तो इससे आपको पता चल जाएगा, ये तो नहीं होगा। और जबलूनी शब्द में जो है इसमें 3 प्रकार के वर्णों के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आप ये तो होना नहीं है, ये इसमें 4 वर्ण बताए जा रहे हैं, 3 और 4 में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इससे आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग द विजिटेड द अकबर्स कोर्ट, निम्न में से किसने अकबर के दरबार में आए थे। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, इसमें से सबसे पहले तो हमारा तुरंत नजर पड़ जाता है टॉमस रो पे। टॉमस रो जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था। विलियम पिंच भी और राल्फ फिच जो है ये अकबर के टाइम पीरियड में आया था, एक व्यापारी बनकर, ना कि किसी का दूत बनकर, राजदूत बनकर किसी का नहीं आया था। पहली बार राजदूत बनकर विलियम जो इनके जहांगीर के दरबार में आता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राल्फ फिच है वो अकबर के टाइम पीरियड में आया है। फिर इससे आपको पता चल जाएगा कि ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, चौथा ऑप्शन सही है। फिर इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग, इसमें पूछ रहे हैं नॉट अ वेदांग। अगर आपको पता है वेदांग की संख्या 6 है, 6 वेदांग जो है वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। किन किन बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जैसे ज्योतिष है तो नेत्र से रिलेटेड है, छंद है वो पैर से रिलेटेड है, कल्प मतलब हाथ है, और विद्या का व्याकरण का मुंह है, तो आप इन चीज़ों से बॉडी पार्ट को रिलेट कर सकते हैं। निरुक्त का कान से रिलेटेड है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में वेदांग का अंग नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कल्प मतलब हाथ हो गया, व्याकरण मतलब मुंह हो गया, छंद मतलब पैर हो गया, लेकिन लिपि नहीं है। ठीक,
लिपि नहीं है, लिपि कोई वेदांग नहीं है, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये जो लिपि है ये वेदांग नहीं है, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा कि ये वेदांग नहीं। इसको आप एक तरीके कहीं एलिमिनेट करके भी आप जान सकते हैं, अगर आपको आंसर नहीं पता है। कुछ पता होगा तो आप रिलेट अच्छे से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग के खिलाफ ब्रिटिश के उच्च जो इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है, महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए सबसे उत्तरदायी कारण कौन था? ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चार्ल्स ग्रांट एंड जॉन स्वेरली, ये तो बिल्कुल नहीं था। फिर फ्रांसिस सपेर एंड डलस, ये भी नहीं था। तो गिलबर्ट इलियट बिल और एडमंड बुक, ये आपको ध्यान रखना है कि ये वही चीजें हैं जिन पे उस पर क्लेम किया गया था वारेन हेस्टिंग पे, जो यहाँ से जाने के बाद ब्रिटेन के जो हाई कोर्ट था, जो ब्रिटेन का होम लॉर्ड ऑफ होम उनका है, पूरा पार्लियामेंट का सिस्टम है जो, वो उन पे उस जगह पे इस पे मतलब फिर से महायोग इस पे कमीशन बैठाई जाती है इम्पीचमेंट का। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये ऑप्शन सही है। फिर हमारा नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है, द ऑथर ऑफ द ऑन द रिवोल्यूशन इन द हेवनली स्फीयर वाज, इसमें आपको देखना है ये खगोल शास्त्र का क्षेत्र है एस्ट्रोनॉमी का क्षेत्र। फिर इससे रिलेटेड चीज देखेंगे ये अब आंसर कैसे हम फाइंड करें इसमें। ठीक, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कोलंबस। कोलंबस को हम सब जानते हैं अमेरिका की खोज किया, इसका मतलब वो यात्री है। ठीक, फिर सेकंड ऑप्शन है मार्को पोलो। मार्को पोलो को भी जानते हैं कि मार्को पोलो 11वीं शताब्दी का यात्री था। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता है जो भारत में पांड्य और कैथकी वंश के बारे में लिख रहा है। ठीक, और मैगलन भी खोज करता ही थे, यात्री वगैरह, इसलिए ये भी ऑप्शन में नहीं होंगे। कॉपरनिकस ये इनकी खोज है खगोल शास्त्र में, इन्होंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है एस्ट्रोनॉमी को लेकर, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो जैन धर्म के आपको आसानी से समझ, आप मैंने बताया है, हमारे यहाँ काफी कोर्सों में बताया गया है जब इसका पोर्शन चल रहा था। तो जितने भी 24 तीर्थंकर है वो कौन कौन है, उनके नाम, उनका कौन क्या क्या, उनको किन चिन्हों से पहचाना जाता है, किन चिन्हों से उन्हें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चिन्ह किस बौद्ध जैन तीर्थंकर से रिलेटेड है, तो आपको ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मोस्टली हमें 4-5 चिन्ह पता है जो विभिन्न जैन तीर्थंकरों से रिलेटेड, जैसे अब सिंह का महावीर स्वामी से हो गया, सांप का पार्श्वनाथ से हो गया। ठीक है, तो ये 5-6 चीजें हैं जिनको पता, लेकिन अगर 24 का बात करें तो 24 के बारे में नहीं पता है, तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। अभी जैसे इसमें पूछा प्रथम, तो इसमें सबको पता होना चाहिए। पहले जो है ये नेमिनाथ है, और सबसे फेमस जो है 24वें है, और ये 23वें है, मोस्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और ये नेमिनाथ भी है, नेमिनाथ भी जैन तीर्थंकर है, 18वें और 19वें नंबर पे हैं। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि कौन सा जैन तीर्थंकर पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में चांदी का टका बराबर था। चांदी का टका मोस्टली से रटाया गया है, 48 जीतल के बराबर था। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। किसने दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाई थी? इल्तुतमिश ने राजधानी बनाई थी। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई थी। इस तरीके से आप फैक्ट एक पॉइंट उठाइए, वो पॉइंट किससे रिलेटेड है, फिर उस पॉइंट से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, आप आसानी से जान सकते हो। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो मैं 100% कह रही हूँ कि आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, फिर चाहे वो जेएनयू का एंट्रेंस हो, चाहे बीएचयू का एंट्रेंस हो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें क्या है कि वो फिक्स है, उनका फैक्ट है, हिस्ट्री बदलती नहीं है। हिस्ट्री को लिखने का पॉइंट बदलता है, पॉइंट ऑफ व्यू बदलता है, लोगों की हिस्ट्री राइटिंग बदलती है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और जिनको भी हमारा कोर्स खरीदना है, पेड कोर्स, हमें यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है 9519383272 पे, आप कॉल करिए, आप मैसेज करिए, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, पेड कोर्स खरीद सकते हैं, और आप आसानी से जो एमए एंट्रेंस का टेस्ट है हिस्ट्री के लिए आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और एंट्रेंस क्लियर करिए।